वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कल्चर फ्रॉम द अक्टूबर मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 8.1 श्री नारायणा गुरु के साथ। सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है? हाँ, तो हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट ने केरल में श्री नारायण गुरु के महासमाधि सेंटेनरी समारोह का उद्घाटन किया। ओके, सो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। तो सवाल ये है कि ये श्री नारायणा गुरु कौन थे और आज भी उनका इतना महत्व क्यों है? देखिए, श्री नारायण गुरु केरल के इतिहास में एक आई वुड से अ टावरिंग फिगर है। वो एक समाज सुधारक, संत और एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे। राइट। उनका जन्म हुआ था 1856 में तिरुवनंतपुरम के पास, एक गांव है चेम्पजंथी, वहां। और जो बात उन्हें उस दौर में सबसे अलग करती है वो शायद उनका बैकग्राउंड है ना? एग्जैक्टली वो एजावा समुदाय से थे, जिसे उस समय एक पिछड़ा वर्ग, एक बैकवर्ड क्लास माना जाता था, और उन्हें सिवियर अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद उन्होंने जो हासिल किया वो असाधारण था। लोग उन्हें बहुत सम्मान से गुरुदेवन कहकर बुलाते थे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। एक बैकवर्ड कम्युनिटी से आकर इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो उनकी मुख्य शिक्षाएं या की टीचिंग्स क्या थी? उनकी शिक्षाओं का सार, मतलब द कोर, 2 शब्दों में है: इक्वालिटी और यूनिवर्सलिज्म। इक्वालिटी एंड यूनिवर्सलिज्म। हाँ, उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, सभी मनुष्यों के लिए। वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। उस समय के जाति आधारित समाज में ये तो एक रेवोल्यूशनरी विचार रहा होगा, बहुत ज्यादा। उन्होंने जातिवाद और छुआछूत का बहुत कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि असली मुक्ति, रियल लिबरेशन, सिर्फ कर्म कांडों या रिचुअल से नहीं मिलती, बल्कि ज्ञान, करुणा और एक सदाचार के जीवन से मिलती है। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, उन्होंने सामाजिक बुराइयों के लिए एजुकेशन को सबसे बड़ी दवा माना। एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल रिफॉर्म, ये तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स, उन्होंने स्कूलिंग को प्रमोट किया और महिलाओं के लिए भी समान अवसर की वकालत की। उनकी स्पिरिचुअल फिलॉसफी के बारे में थोड़ा और बताइए। आपने अद्वैता का जिक्र किया था। हाँ, तो वो आत्मशुद्धि, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सादगी और यूनिवर्सल लव पर जोर देते थे। उन्होंने अद्वैत के सिद्धांत, मतलब नॉन ड्यूअलिज्म, को एक सोशली इंक्लूसिव तरीके से प्रचारित किया। सोशली इंक्लूसिव मतलब उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी को आम लोगों के एम्पावरमेंट का जरिया बनाया। राइट। उन्होंने कहा कि अगर हम सब एक ही ईश्वर का अंश हैं, तो फिर जाति के आधार पर भेदभाव कैसा? राइट। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1913 में अलुवा में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। ओके, अद्वैत आश्रम। और उसका आदर्श वाक्य क्या था? उसका आदर्श वाक्य था, ओम सहोदार्यम सर्वत्र। ओम सहोदार्यम सर्वत्र, इसका मतलब? यानी ईश्वर की नजर में सभी इंसान बराबर हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। वाओ, ये तो उनकी फिलॉसफी हुई। अब आते हैं उनके मेजर कंट्रीब्यूशंस पर, जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं अरुवापुरम मूवमेंट से। बिल्कुल, 1888 का अरुविपुरम आंदोलन एक तरह की, यू कैन से, अ टेम्पल एंट्री रेवोल्यूशन थी, एक साइलेंट रेवोल्यूशन। कैसे? व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? गुरु ने अरुविपुरम में एक शिवलिंग की स्थापना की। अब उस समय मंदिरों में पूजा और मूर्ति स्थापना का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को था। सो दिस वाज अ डायरेक्ट चैलेंज। इट वाज अ डायरेक्ट चैलेंज। और जब ब्राह्मणों ने इस पर आपत्ति जताई, तो उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया कि उन्होंने ब्राह्मण शिव की नहीं, बल्कि एजवा शिव की स्थापना की है। दैट्स ब्रिलियंट। मतलब उन्होंने रिलीजियस मोनोपोली को चैलेंज करने के लिए अपना ही सिंबल क्रिएट कर दिया। एग्जैक्टली। ये कार्य ब्राह्मणों के एकाधिकार को एक सीधी चुनौती थी। इसने निचली जातियों के स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट और धार्मिक समानता की मांग का प्रतीक बनकर केरल में मंदिर सुधारों की एक लहर शुरू कर दी। Yes, where it gets really interesting. मतलब उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि एक्शन लेकर दिखाया। अपने एजवा समुदाय के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, मतलब SNDP योगम की स्थापना की। SNDP योगम? हाँ, इसका उद्देश्य था एजवा समुदाय में सामाजिक उत्थान और सेल्फ रिस्पेक्ट लाना। तो इसके थ्रू उन्होंने क्या किया? इसके माध्यम से उन्होंने ब्राह्मणिकल हायरार्की और पोल्यूशन से जुड़े टैबूज को रिजेक्ट किया और समुदाय के लिए समानांतर संस्थान, पैरेलल इंस्टीट्यूशंस बनाए। पैरेलल इंस्टीट्यूशंस? जैसे कि अपने पुजारी, अपने भिक्षु और अपने मठ। इसने केरल के सोशल रिनेसेंस के लिए एक बहुत मजबूत आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। और वाइकॉम सत्याग्रह 1924-25, उसमें उनकी क्या भूमिका थी? उन्होंने इस हिस्टोरिक नॉन वायलेंट मूवमेंट का पूरा समर्थन किया था। ये सत्याग्रह मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों तक एक्सेस और छुआछूत के खिलाफ था। राइट। इसके लीडर्स तो टी.के. माधवन और के. केलप्पन जैसे लोग थे ना? हाँ, टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और के. केलप्पन, जिन्हें केरल गांधी भी कहा जाता है।
गुरुदेव ने सत्याग्रहियों को अपना आशीर्वाद दिया, मॉरल सपोर्ट दिया, जिससे आंदोलन को बहुत बल मिला। ओके, उनके लिटरेरी वर्क्स का भी उल्लेख है। क्या ये भी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ, बिल्कुल। उनके लेखन उनकी गहरी आध्यात्मिकता और सोशल एथिक्स का मिक्सचर दिखाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आत्मोपदेश शतकम, दैव दशकम, अद्वैत दीपिका और ब्रह्म विद्या पंचकम। एस्पिरेंट्स को इन नामों को बस ध्यान में रखना चाहिए। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हमें उनकी लेगेसी और महत्व को समराइज करना हो तो कैसे कर सकते हैं? संक्षेप में कहें तो उन्होंने केरल को एक कास्ट अप्रेसिव समाज से एक रिफॉर्म ओरिएंटेड समाज में बदलने का नेतृत्व किया। उनके काम ने मंदिर प्रवेश, सामाजिक समानता और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए एजुकेशन जैसे आंदोलनों को इंस्पायर किया। और उनकी शिक्षाएं आज भी रेलेवेंट हैं? एब्सोल्युटली। उनकी एकता और करुणा का संदेश आज भी भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। चलिए, अब हम कल्चर सेक्शन के कुछ छोटे पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखते हैं। सेक्शन 8.2 कल्चर, न्यूज इन शॉर्ट्स। पहला है 8.21 वंदे मातरम। राइट। इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स तो हम सब जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे जनगण मन के साथ समान दर्जा दिया। बिल्कुल। इसका विषय भारत माता को एक श्रद्धांजलि है जो भक्ति, एकता, साहस और राष्ट्रवादी भावना का प्रतीक है। बट दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका हिस्टोरिकल महत्व क्या है? वही कि इसे सबसे पहले 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक रैलीइंग क्राई, एक प्रेरक नारा बन गया। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, इट बिकेम एन इमोशन। अगला टॉपिक है 8.2.2 बामियान बुद्धास। ये कहाँ स्थित थे? ये मध्य अफगानिस्तान की बामियान घाटी में सैंडस्टोन क्लिफ्स पर स्थित थे। ओके। इनका निर्माण 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज इनकी शैली, ये क्लासिक गंधारन बुद्धिस्ट आर्ट थी। गांधार कला मतलब ग्रीक पोर्शन और इंडियन इन्फ्लुएंसेस का मिक्सचर। एग्जैक्टली, एक अनूठा मिश्रण। ये दिखाता है कि वो इलाका उस समय अब मेजर हब था, एक मेल्टिंग पॉट था जहां से बौद्ध धर्म मध्य एशिया में फैला। और 2001 में तालिबान ने इन्हें नष्ट कर दिया था, जो एक बहुत बड़ी कल्चरल क्षति थी। इस पर यूनेस्को का क्या रुख है? यूनेस्को ने 2003 में बामियान घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में लिस्ट किया और साथ ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची में भी रखा गया है। मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी इज कमिटेड टू इट्स प्रिजर्वेशन। यस। अब बात करते हैं खूबसूरत त्योहार की। 8.2.3 बथुकम्मा फेस्टिवल। हाँ, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख फूलों का त्योहार है। ओके। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है, जो दुर्गा नवरात्रि के साथ साथ आता है। और इसमें होता क्या है? इसमें महिलाएं औषधीय गुणों वाले मौसमी फूलों से बथुकम्मा नाम की एक रंगीन फूलों की व्यवस्था तैयार करती हैं। यह देवी पार्वती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। बथुकम्मा, इसका मतलब क्या है? बथुकम्मा का अर्थ है माँ, जीवन में वापस आओ। इसे आधिकारिक तौर पर तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल भी घोषित किया गया है और हाल ही में इस त्योहार ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं अवार्ड्स पर। 8.2.4 नोबेल पीस प्राइज 2025। सोर्स के अनुसार 2025 का पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मशाडो को दिया गया है। जी, उन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए दिया गया है। नोबेल पीस प्राइज के बारे में कुछ और जानकारी जो एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल हो? हाँ, यह 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार शुरू हुआ था। यह आर्म्स कंट्रोल, शांति वार्ता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए दिया जाता है। और भारत से किन्हें मिला है ये? भारत से 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, मदर टेरेसा 1979 में और कैलाश सत्यार्थी 2014 में। और नोबेल प्राइज के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स, जैसे इसे कौन देता है? इसे स्वीडन की नोबेल फाउंडेशन एडमिनिस्टर करती है, लेकिन अलग-अलग पुरस्कार अलग-अलग समितियां देती हैं। अच्छा। हाँ, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है, लिटरेचर का स्वीडिश एकेडमी, मेडिसिन का कैरोलिंस्का संस्थान, और पीस प्राइज नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है। राइट। और आज का आखिरी टॉपिक है स्पोर्ट्स से। 8.2.5 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025। हाँ, इसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। कितने मेडल्स? भारत ने 6 स्वर्ण सहित रिकॉर्ड 22 पदक जीते, जो अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। वाओ, दैट्स ह्यूज। और ये भी एक बड़ी बात है कि भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश बना। पैरा एथलेटिक्स के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है, आई थिंक। बिल्कुल, ये पैरालंपिक मूवमेंट के तहत सबसे बड़ा खेल है। इसे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी यानी IPC कंट्रोल करती है। और इसके मेजर इवेंट्स कौन-कौन से हैं? इसके प्रमुख इवेंट्स हैं पैरालंपिक गेम्स, जो हर 4 साल में होते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स, जो बाइनियल है, मतलब हर 2 साल में, और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री, जो 2013 से एनुअल हो रहा है।
तो ये था कल्चर सेक्शन का एक विस्तृत विश्लेषण। श्री नारायण गुरु के सामाजिक सुधारों से लेकर बामियान बुद्ध की सांस्कृतिक विरासत और भारत के खेल में बढ़ते कद तक काफी कुछ कवर किया गया। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये सभी टॉपिक्स दिखाते हैं कि संस्कृति केवल अतीत की बात नहीं है, ये वर्तमान को भी आकार देती है, चाहे वो सामाजिक समानता का संघर्ष हो या वैश्विक मंच पर भारत की पहचान। बिल्कुल। और श्री नारायण गुरु की वो शिक्षा की असली मुक्ति ज्ञान से है, आज के एस्पिरेंट्स के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकती है। नॉलेज इज एम्पावरमेंट। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? जिस तरह श्री नारायण गुरु ने धार्मिक प्रतीकों जैसे शिवलिंग की स्थापना का उपयोग सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए किया, क्या आज के भारत में भी ऐसे रचनात्मक और शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाया जा सकता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।